नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, इन्हें कहा जाता है एकीकृत युद्ध समूह। हाल ही में हमारे आर्मी चीफ ने इस चीज़ की एश्योरेंस दी कि जल्द ही आईबीजीज को हम ऑपरेशनल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आईबीजीज आखिरकार होते क्या हैं, व्हाट आर आईबीजीज। ठीक है, और इन आईबीजीज को कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है भारतीय सेना के लिए। ठीक, किस प्रकार ये हमारे पाकिस्तान और चाइना की सीमा पर जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनके लिए एक इफेक्टिव सोल्यूशन की तरह साबित हो सकते हैं। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए 3 कोर्सेज उपलब्ध हैं। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है जिसमें पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किया गया है, और ये 2 नए कोर्सेज हैं जिनकी प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। 1 जून से ये कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे। ऑल राइट, सबसे पहले ये चीज़ न्यूज़ में थी कि प्रिपेयरिंग फॉर द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर अक्रॉस द वर्ल्ड द आर्मी विल बी रेडी विद मोर दैन अ डजन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इस चीज़ की एश्योरेंस दी हमारे आर्मी चीफ ने। इन्होंने कहा कि 12 से भी अधिक आईबीजीज जो हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। उन्हें ऑपरेशनल करने में समय इसलिए लग गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं पूरे देश में, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से इनको हम ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए हैं। हम शुरुआत से शुरू करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। इंडियन मिलिट्री की जो रणनीति है उसको आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। देखिए, आज़ादी के बाद हमारी जो रणनीति थी वो ये थी कि आर्मी ऑपरेशंस मेनली इन्फेंट्री ओरिएंटेड हुआ करते थे। ठीक है, हम लोग जो अटैक करते थे, भारत जो हमला करता था वो केवल तभी करता था जब सामने वाला देश पहले हमला करता था। द मिलिट्री डॉक्ट्रिन वॉज बेस्ड ऑन अलाउइंग द एनिमी टू अटैक फर्स्ट। जो आपका शत्रु है वो पहले अटैक करेगा, उसके बाद भारतीय सेना उस अटैक को अब्जॉर्ब करेगी और फिर हम एक काउंटर अटैक जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन ये रणनीति ऑब्वियसली ज़्यादा फायदे में नहीं रही भारत के लिए। ये भारत को जल्दी ही पता लग चुका था। ठीक है, 1962 और 65 में यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमको पता लगा कि ये स्ट्रैटेजी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इससे समय बहुत लगता है किसी भी कंट्री को हराने में। ठीक है, यहाँ पर 1971 की वॉर में, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत ने एक आक्रामक रणनीति अपनाई, उन्होंने PT-76 टैंक्स का इस्तेमाल किया, तो हमने बांग्लादेश की मदद की। केवल 14 दिनों में उसे पाकिस्तान से आज़ाद करवा दिया था। राइट, यहाँ पर जो अप्रोच थी वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी आक्रामक अप्रोच भारत ने अपनाई थी। यहाँ पर हमें मालूम हो गया था कि ऐसी अप्रोच के फ़ायदे होते हैं। धीरे धीरे भारत ने पहली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट को तैयार किया 1979 में। ठीक है, इन्फेंट्री यूनिट तो नॉर्मल ही होती है, लेकिन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट में क्या होता है, उसमें आपको टैंक्स दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े बजूकास दे दिए जाते हैं। इन्फेंट्री यूनिट को बहुत ज़्यादा इक्विप कर दिया जाता है। एंड इवेंचुअली यही वाली जो स्ट्रैटेजी थी ये धीरे धीरे बनते बनते अब जाकर कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी के नाम से जानी जाती है, जो कि ऑपरेशनलाइज हो चुकी थी लगभग 2004 में। ठीक है, और कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत ही ये आइडिया रखा गया था कि हमें आईबीजीज जैसा भी कुछ सोचना होगा, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन या कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? बेसिकली पिछले कुछ सालों में इंडिया हैज़ इंक्रीजिंगली मेड इट्स कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पब्लिक। ठीक है, एंड द स्ट्रैटेजी assumes significance particularly in the backdrop of terror attacks at उरी एंड पुलवामा। ये स्ट्रैटेजी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब 2 बड़े आतंकी हमले हुए भारत के ऊपर, उरी और पुलवामा में। उसके बाद ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, ये होता क्या है? ये एक सीमित युद्ध रणनीति है जो परमाणु वृद्धि को खतरे में डाले बिना पाकिस्तानी क्षेत्र में तेज़ी से रणनीतिक जवाबी हमले शुरू करने के लिए तैयार की गई है। बहुत ही ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ये बेसिकली चीज़ क्या है कि आप जो शत्रु है उसे इस तरीके से उसके ऊपर अटैक करेंगे कि आप न्यूक्लियर वॉर को बेसिकली प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो हमला है वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसको अच्छी खासी चोट पहुंचेगी। ठीक है, तो लेकिन एट द सेम टाइम हमला इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होगा कि न्यूक्लियर वॉर तक बात चली जाए। तो आपको इस तरीके से अटैक करना है। इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का निर्माण किया गया, इसीलिए यह आइडिया सामने आया। ठीक है, हमारे जो 2 पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों ही परमाणु राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू नॉट ब्रीच पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग वॉर, क्योंकि हमें मालूम है, देखिए पाकिस्तान जैसे मर्जी काम करता हो लेकिन इंडिया के काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, ठीक है। हम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते कि हम पाकिस्तान को मजबूर कर दें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने के लिए। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वह युद्ध के दौरान पाकिस्तान की परमाणु दहलीज को ब्रीच ना करे। इसीलिए हमने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को बेसिकली स्टार्ट किया है हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आईबीजीज होते क्या हैं। यहाँ तक हमने आपसे बात की कि आईबीजीज का आइडिया क्यों हमने सामने आया, उसके बाद आईबीजीज होते क्या हैं। आईबीजीज बेसिकली ब्रिगेड साइज होते हैं, एजाइल, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस विच कैन स्विफ्टली लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट एन एडवर्सरी इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज। ये एक चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये पूरा चीज़ समझ आ जाएगा। ईच आईबीजी विल बी हेडेड बाय अ मेजर जनरल एंड इट विल कंप्राइज अराउंड 5000 ट्रूप्स। ये आसान है कि हर आईबीजी का जो हेड होगा वो एक मेजर जनरल रैंक का इंसान होगा और उसके अंदर 5000 से ज़्यादा जवान होंगे, ठीक है। दे विल बी एबल टू मोबिलाइज विद इन 12 to 48 आवर्स। ये लोग जो हैं बेसिकली मोबिलिटी के लिए केवल 12 से 48 घंटे लेंगे बेस्ड ऑन द लोकेशन। द साइज ऑफ दीज बैटल ग्रुप्स विल बी बिगर दैन अ ब्रिगेड एंड स्मॉलर दैन अ डिविजन। अब आप सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए। ये जो फ्लो चार्ट है, सबसे टॉप पर आता है आर्मी के हेडक्वार्टर्स, उसके बाद ऑपरेशनल कमांड्स आते हैं जो कि भारत में 6 हैं, उसके बाद आते हैं कॉप्स या कोर बोलते हैं इनको, यहाँ पे आती है डिवीजन, फिर आती है ब्रिगेड, फिर आता है बटालियन, ठीक है। अब यहाँ पर जो आईबीजीज की बात चल रही है वो कहा जा रहा है कि वो ब्रिगेड और डिवीजन के बीच में कहीं ना कहीं होंगे, ठीक है। वो डिवीजन और ब्रिगेड के बीच में होंगे। ब्रिगेड को हेड करने वाला इंसान होता है ब्रिगेडियर, डिवीजन को हेड करने वाला इंसान होता है मेजर जनरल, आईबीजीज को हेड करने वाला इंसान भी मेजर जनरल ही होगा, ठीक है। तो ये डिवीजन और ब्रिगेड के बीच में होंगे। क्लियर? अब ये चीज समझ आ गई। ये ब्रिगेड साइज होंगे, इनका साइज लगभग ब्रिगेड जितना ही होगा, लेकिन ब्रिगेड के ऊपर होंगे, डिवीजन के नीचे होंगे। और इनका फायदा क्या है, ये स्ट्राइक्स को बहुत ही जल्दी से लॉन्च कर सकते हैं इन द केस ऑफ हॉस्टिलिटीज। मेजर जनरल हेड करेंगे, 5000 से ज़्यादा जवान इसके अंदर होंगे। अब यहाँ पर बेसिकली इसके कई सारे फायदे हैं। इसमें फ़ायदे क्या क्या होंगे आप यहाँ से देख सकते हैं। आईबीजीज विल इंश्योर बेटर इंटीग्रेशन। इसमें जो जैसा कि इसका नाम है इंटीग्रेटेड, तो एकीकृत युद्ध समूह है ये, तो ये एकीकरण में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस, अलाउइंग इट टू स्ट्राइक हार्डर एंड क्विकर अक्रॉस द बॉर्डर। देखिए अक्सर क्या होता है, अगर हम बटालियंस की बात करें या फिर अगर हम मान लीजिए बटालियंस के ऊपर इनफैक्ट इवन ब्रिगेड की बात करें, तो ब्रिगेड में क्या होता है, एक ही तरह के ट्रूप्स होते हैं। यानी कि आम तौर पे केवल आपको या तो इन्फेंट्री के मिलेंगे या फिर टैंक वाले मिलेंगे। यानी कि बेसिकली आपको किसी किसी ब्रिगेड में केवल इन्फेंट्री के, किसी में केवल टैंक के, किसी में केवल आर्टिलरी के, किसी में केवल यूएवीज के। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में क्या है, आपको सभी तरह के लोग मिलेंगे, इन्फेंट्री के, टैंक रेजिमेंट्स के, आर्टिलरीज के, यूएवीज के। सो आपको कहीं और झांकने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक ऐसा बैटल ग्रुप तैयार कर दिया है जो कि आत्मनिर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है। किसी भी केस में, किसी भी हमले के केस में ये खुद ब खुद आगे जा सकता है और सब चीज़ों की हैंडलिंग खुद से कर सकता है, राइट। ब्रिगेड में क्या होता है, मान लीजिए हॉस्टिलिटीज़ होती हैं, मान लीजिए हमला होता है, तो ब्रिगेड को इंतज़ार करना पड़ता है, समय लगता है टू बी ऑगमेंटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स विच इंक्रीज द टाइम टू मोबिलाइज, ठीक है। अब ब्रिगेड वेट करता है कि जी हम तो टैंक वाले ब्रिगेड हैं, जब तक इन्फेंट्री वाला ब्रिगेड नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर मान लीजिए हम इन्फेंट्री वाला हैं, जब तक आर्टिलरी वाला नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ में समय लग जाता है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आईबीजीज बनाए जा रहे हैं। ब्रिगेड से ऊपर होंगे, सभी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। क्लियर? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये हेडक्वार्टर आर्मी कमांड, फिर हेडक्वार्टर कॉप्स हैं, उसके बाद डिविजन्स हैं, डिविजन्स के बाद यहाँ पर ब्रिगेड्स हैं, हर डिवीजन के अंदर ब्रिगेड्स हैं। यहाँ पर बीच में हमने इंसर्ट कर दिया है आईबीजीज को, ठीक है। तो आईबीजीज, हर आईबीजी के ऊपर कौन होगा, मेजर जनरल, और उसके ऊपर यहाँ पर मल्टीपल आईबीजीज बनाए गए हैं, राइट। अब करंट सिचुएशन में होता क्या है, करंट सिचुएशन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे ब्रिगेड्स हैं वो इंतज़ार करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। द वेरियस कॉप्स आर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट स्ट्राइक कॉप्स फॉर ऑफेंसिव रोल एंड होल्डिंग कॉप्स टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द ओन इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो हर कॉप में क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है स्ट्राइक कॉप, एक होता है होल्डिंग कॉप। जैसा कि इसका नाम है, होल्ड करने वाले, बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये एक तरीके से कवर प्रोवाइड करते हैं स्ट्राइक कॉप वालों को, ठीक है। होल्ड करते हैं किसको,
बॉर्डर को, कि बॉर्डर में किसी तरीके की इन्फ्रिंजमेंट ना हो जाए। और जो स्ट्राइक कॉप्स हैं ये आगे जाके ऑफेंसिव रोल अपनाते हैं, ये आगे जाके अटैक करते हैं, हमला ये लोग करते हैं। These units have a specific role while they are part of a particular formation. Their roles varies with time and during operations they are grouped together. तो वैसे तो इनके रोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन का टाइम होता है तो इनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके एकीकरण में काफ़ी समस्या आती है और इनमें आपस में उतनी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती, क्योंकि वही तो बात है। यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग जो होल्डिंग कर रहे हैं, आप उनको बोल देंगे सडनली कि जी आप अब स्ट्राइक में शामिल हो जाइए, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो होल्डिंग वाले लोग हैं ये अभी तक डिफेंसिव खेल रहे थे, वो सडनली ऑफेंसिव कैसे बन जाएंगे। ये तो वही बात है कि हमारा जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है, उसको आपने बोल दिया कि जो डिफेंसिव खेलता है उसको आपने बोल दिया कि ऑफेंसिव खेले जाके, तो काफ़ी मुश्किल है सडनली उस चीज़ को चेंज करना। इसीलिए इंटीग्रेशन होनी काफ़ी कठिन हो जाती है। करंट सिचुएशन ऐसी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी है, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था 2001 में, उसके बाद जब हमने अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करना था बॉर्डर पार, तो उस समय लगभग 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लग चुका था, ठीक है। और यहाँ पर कहा जाता है, आर्मी इस चीज़ को लेके आज भी बोलती है कि हमने एक अच्छा अफसर खो दिया था ऑपरेशन पराक्रम में, क्योंकि हमने काफ़ी समय लगा दिया अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में। यहाँ पर उसके बाद 2001 में ये हुआ था, ठीक है, जो पार्लियामेंट वाला ऑपरेशन। 2004 में जब हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को स्टार्ट किया, उसके बाद भी हमारा जो बैटल ग्रुप था उसको मूव करने में 72 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब अगर IBGs यहाँ पर काम करेंगे तो हमारा जो अटैक करने का टाइम है, जो ट्रूप्स को इकट्ठा करने का टाइम है, वो 24 या 24 घंटे से भी कम में बेसिकली हम अटैक कर पाएंगे। यहाँ पर बैटल ग्रुप काम करता है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप काम करता है। किसी के वेट करने की इंतज़ार नहीं, आप चाहें तो आप इमीडिएटली जो है एनिमी टेरिटरी में घुस सकते हैं। ये फ़ायदा है ऑफ द IBGs। अब IBGs के दोनों रोल्स होंगे, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, दोनों काम ही साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 IBG configuration offensive operations. The configuration for offensive roles will have a high quality of mechanized elements such as tanks. तो obviously जो लोग यहाँ पे offensive रोल करेंगे उनके पास टैंक्स वगैरह की सुविधा उपलब्ध होगी, ठीक है, ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा पावर होगी, सो दैट वो मैनूवर कर सकते हैं, जैसे उनको मैनिपुलेट करना है, जैसे उनको यूज़ करना है वो कर सकते हैं। द configuration is likely to be for the army's strike corps which are used during offensive operations, ठीक है। तो ये जो offensive वाली है ये मेनली हम स्ट्राइक कॉर्प्स को ही यहाँ पे लेंगे। ऑब्वियसली वो लोग, जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग ऑलरेडी स्ट्राइक करना जानते हैं, उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और डिफेंसिव ऑपरेशंस भी होंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इन्फेंट्री होंगे और ट्रूप्स होंगे, मेनली ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल्डिंग ग्राउंड। तो जो होल्डिंग स्ट्राइक के लोग होंगे, जो होल्डिंग कॉप के लोग होंगे, उनको हम डिफेंसिव ऑपरेशंस में यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इन केसेस में जो मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स होंगे इनके पास वो कम होंगे एज कम्पेयर टू दी ऑफेंसिव ऑपरेशंस, उनके पास मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। क्लियर, ये 2 चीज़ें। उसके बाद एक और ख़ास बात जो IBGs में, जो कि अभी तक नहीं देखने को मिली थी, हमारे पास जो ट्रूप्स हैं, देखिए जो इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर हम स्टार्ट हो जाएं राजस्थान से, उसके ऊपर जाते हैं पंजाब में, उसके ऊपर जाते हैं कश्मीर में, ठीक है। जो राजस्थान में जो बॉर्डर है वो रेगिस्तान से भरा हुआ है, जो पंजाब में बॉर्डर है वो वहाँ पर नदियाँ हैं, और जो कश्मीर में बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। तो बेसिकली अभी तक जो आर्मी फार्मूला अपना रही थी वो क्या थी, 1 साइज़ फिट ऑल फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो IBGs हैं, आपने IBGs में ऐसे प्लेटून तैयार की है, प्लेटून वर्ड शायद नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसे ग्रुप्स तैयार किए हैं जहाँ पर जो लोग उस पर्टिकुलर टेरेन के लिए, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, उस पर्टिकुलर इलाके के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो IBGs में यू विल हैव पीपल हु आर वेरी मच केपेबल ऑफ डेजर्ट्स, हु आर वेरी मच केपेबल ऑफ रिवर्स, हु आर वेरी मच केपेबल ऑफ माउंटेन्स, उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, ठीक है। अ टॉप सोर्स सेड माउंटेन स्ट्राइक कॉप हैज़ बिकम टू ह्यूज, अ बिट ऑफ एन एलिफेंट एंड विल बी डिवाइडेड इनटू 5 to 6 IBGs। तो अभी क्या था, मेनली हमारा फोकस माउंटेन स्ट्राइक कॉप पे था। अब हम इसी को तोड़ देंगे और आगे जाके 4 से 5 इसमें IBGs बना देंगे। क्लियर। यहाँ पर हमने इसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज भी की थी जिसका नाम था हिम विजय। ये एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में की गई थी, प्राइमरली टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द IBGs इन द माउंटेन कॉम्बैट एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज हमने कब की थी, जब पिछले साल जी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने विजिट किया था इंडिया को अक्टूबर में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सिमुलेशंस चल रही हैं, प्रयोग चल रहे हैं, राइट। इस सब चीज़ों का फ़ायदा CDS को भी होगा, जो रिसेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑफिस तैयार किया गया है, 30 दिसंबर को तैयार किया गया 2019 को, इसको भी बहुत फ़ायदा होगा। CDS का जो फ़िलहाल
बेसिकली राजस्व व्यय है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कम होगा पहली बात, और यहाँ पर उत्पादकता की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट सीडीएस जो पहले आर्मी के चीफ थे बिपिन रावत, ये भी काफ़ी सपोर्ट में थे कि आईबीजीएस को जल्द से जल्द यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने की आवश्यकता है, राइट। सो अंत में यही कहना चाहूँगा, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड देयर कंटिन्यूस डेडिकेशन टू सर्व द कंट्री एंड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देमसेल्व्स विल मेक देम बेटर डे बाय डे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आईबीजीज जो है वो एक नया मील का पत्थर बनने जा रहे हैं हमारी इस जर्नी में। इट इज़ जस्ट अनदर माइलस्टोन इन इट्स जर्नी। ऑल राइट, इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।